Good evening and welcome to Gunner Shot. आज हम बात करने वाले हैं चाइना's इन्वेशन ऑफ ताइवान। चाइना ताइवान के ऊपर कैसे इन्वेड करेगा और किस तरीके से ये पूरा कहानी अनफोल्ड होगा, और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन। Rajiv, welcome to Gunner Shot after a long time. Glad to have you back on Gunner Shot after Yes, such a long time. thank you. It's been a while of a Yeah, self-imposed break due to filial duties and family duties, but good to be yeah. back again, sir. I'm very glad that you're back. Uh, a lot of people have asked me and said, when are you going to do that Taiwan show? I said, just wait. I said, just wait. Let, you know, General Rajiv Narayanan come back. And because we've already had a word with each other and we are fully in sync as to how to go about this whole thing. And it'll be a very interesting show. इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है सब बोलते रहते हैं चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेगा। वो कैसे इन्वेड करेगा और उसका क्या परिस्थिति होगा और उसका क्या मुश्किलात पेश आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और ये सब जब हम खत्म करेंगे मिलिट्री एस्पेक्ट्स, कुछ और भी बात करेंगे कि चाइना के लिए क्या कहानी होगा ताइवान को इन्वर्ट करने के लिए। तो या आई थिंक यू कैन टेक ऑन स्ट्रेट अवे विद योर ओपनिंग सबसे पहले तो कमेंट्स एंड देन लोगों को समझना चाहिए कि मिलिट्री ऑपरेशंस में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एम्फीबियस ऑपरेशन होता है। इट्स नॉट सो इजी। कई चीज गलत हो सकते हैं उसमें। आप किस्मत आपके साथ हो तो आप सक्सीड करोगे। बहुत कम ही इस तरह से एम्फीबियस ऑपरेशंस हैं, दो ही हैं हिस्ट्री में जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। एक तो नॉर्मंडी लैंडिंग था और एक इंचॉन लैंडिंग था। इसके अलावा इतना सक्सेस कहीं मिला नहीं है। अगर आप गैलीपोली देख लो, डाइपरेट देख लो, नॉर्वे के पर देख लो, सक्सेस नहीं मिलता। इट्स नॉट सो सिंपल। और जब आगे आगे आपको समझाएंगे कि क्या क्या जरूरत पड़ता है, आप समझ जाओगे कि कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता नहीं है पीएलए नेवी किसी हालत में है इसको करने के लिए, या पीएलए एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स का तो हमें पता ही है किस हाल में है। और लेटेस्ट जो उनको इस चीज के लिए इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देने वाला था, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, वही टूट गया 3 हिस्सों में। किस तरह से करने वाला है, कैसे करेगा ये, इट्स नॉट सो इजी। तो इसीलिए हर बार हम जब से सुनते आ रहे हैं, हर 3-4 साल वो पीछे जाता रहता है। हर जो सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं यूएस के या चाइना के अंदर से या हांगकांग के अंदर से या ताइवान के अंदर से जो निकलता है, कभी निकला था कि 2018-20 में कर देगा, फिर बोले 25 में, अभी 27 और अभी 30 में जा रहा है। तो समझने की बात है क्या है। तो सर ने एक स्लाइड तैयार किया है, उसके साथ आपको हम समझा देंगे। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम स्लाइड में जाएं। ये जो ताइवान का ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये तो हमने एम्फीबियस ऑपरेशंस के बारे में बात किया। ताइवान के ऑपरेशन में हो सकता है एक एयर असॉल्ट भी की जरूरत पड़े, वो कॉम्प्लिकेशन है। यानी कि जो नॉर्मैंडी में नहीं हुआ, जो इंचॉन लैंडिंग में नहीं हुआ, यहाँ जरूरी है। वो कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में आगे आगे बताएंगे। और जहां एक एयर असॉल्ट और एक एम्फीबियस हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि दुनिया में आज तक ऐसे ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं, और ये चीनी वाले करने जा रहे हैं, राइट। तो इसके साथ हम ये अपना स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं, राइट। ये या हाँ, आप प्लान मतलब पीएलए नेवी कि उसकी काबिलियत क्या है। वो कहता है मैं ताइवान को बाय फोर्स कब्जा कर लूंगा, और वो एम्फीबियस ऑपरेशन ही होता।
तो एम्फीबियस ऑपरेशन को समझाने के लिए आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि है क्या ये एम्फीबियस ऑपरेशन। कैन वी गो नेक्स्ट सर? हाँ, इसके ये 4 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, प्रिपरेशन और रिहर्सल, जो आप अपने इलाके में करते हो। अब यहाँ पे पंगा होता है, अगर आप अपने लॉन्चिंग पैड के पास ही और टाइट बिल्कुल टाइट बैठ के करोगे, कम जगह पे, कम स्प्रेड पे, तो द गेम इज अप। उसको तो पता लग गया आप कहाँ से आने वाले हो। तो आपको काफी फैल के और अंदर डीप जाके आपको ये सारा कुछ तैयारी करना पड़ता है। तैयारी क्यों करना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि ट्रक में लाद दिया और चल पड़े। जितने भी लैंडिंग शिप्स हैं, जिस शिप्स के अंदर आप अपने लोगों को ले जा रहे हो, और उसके अंदर जो लैंडिंग क्राफ्ट होता है जो बीच तक ले जाएगा, उसमें जगह की तंगी होती है। तो आपको अपनी ग्रुपिंग तैयार करना पड़ता है कि भाई किस किस शिप में कौन कौन जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई एक शिप डूब गया तो आपका जो जरूरी चीज और हथियार और जो कुछ था वो सारा डूब गया। तो ये इसीलिए एक पहला फेज है, अच्छी तरह से प्लानिंग, प्रिपरेशन। रिहर्सल केवल हमला के लिए नहीं, रिहर्सल आपको अपने लोडिंग के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको लोडिंग करना पड़ता है। तो ये आम लोडिंग टाइप नहीं है कि ट्रेन में लाद दिया चल गए, आपको फ्लैट मिल गया भर दिया चढ़ गए। ऐसा नहीं है, बहुत तंगी होता है। ठीक है, उसके बाद अब अगला फेज आता है एम्बार्केशन। आपको पता नहीं कितने सारे पोर्ट्स में से ये जहाज़ों को निकालना है, एक जगह आके मिलना है, और जहां से आपको लड़ाई लड़ना है उसको एरिया ऑफ ऑपरेशंस बताते हैं, वहां पे आपको लेके जाना है। इतने सारे तादाद में शिप जा रहे हैं, अगर उस इलाके में आपके पास सी कंट्रोल और एयर सुपीरियोरिटी नहीं है ना, भूल जाओ, आप पहुंचोगे ही नहीं। आधे से ज्यादा आपके नौका जो है वो सारे डूब गए होंगे, क्योंकि दुश्मन के जहाज भी होंगे। अच्छा, अब आप पहुंच गए किसी तरह से, अब होता है जो शिप टू शोर मूवमेंट, तो प्री लैंडिंग, जहां पे छोटे छोटे आपके एयर के दस्ते या आपके कमांडो जाके बीच हेड को सिक्योर करना ताकि आप जा सको। जैसे अगर एयर ड्रॉप करते हैं तो लैंडिंग जोन कहाँ है, तो जो शुरू में जाता है उसको हम कहते हैं पाथ फाइंडर, वो जाके दिखाते हैं आपको कि यहाँ आना है। तो ये अंधेरे में गए होंगे और आपको अर्ली मॉर्निंग टॉर्च दिखा के या आप कोडवर्ड दिखा के कि कहाँ आओ, किधर दुश्मन हल्का डिप्लॉयमेंट है, वीक है। अगर पूरी तरह से तैनात है दुश्मन, तो वहां पे आप लैंड करोगे तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, सुइसाइड। तो फिर आपको वो बीच हेड सिक्योर करना पड़ता है। यही काम नहीं होता, क्योंकि आप बहुत कम असला लेके पहुंचे हो वहां पे। अब लॉजिस्टिक बिल्डअप होना है, और आप वहीं बैठे नहीं रख सकते हो, क्योंकि दुश्मन काउंटर अटैक करेगा। आपको एक्सपैंड करना है, अपना लैंड ऑपरेशन शुरू होता है, जो की ऑब्जेक्टिव्स है आगे के ऑब्जेक्टिव को पकड़ने के लिए, ताकि पहले आपने अपने बीच हेड को बचाना है। क्यों? क्योंकि वो सारे आपके लॉजिस्टिक सप्लाई सब आने शुरू होंगे, जो बीच हेड को सिक्योर करने के लिए, और बीच हेड से आगे जो आपने लड़के जाना है एक्सप्लॉइट करके, उसके लिए कहां से आएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि ताइवान में जहां भी आपका मन आ गया आप वहां पे जाके लैंड कर जाओगे ना। तो इसके तरह से आपको जो अंडर वाटर और बीच और जो आपको टेरेन मिलता है वो चुन के वहां जाना पड़ेगा कि ये जगह मिलता है। तो दुश्मन का भी सोच लो ना, वो भी अपने पूरा, उसका तो खुद का इलाका है, उसको नहीं पता कि कहाँ कहाँ आप आ सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं आ सकते हो, कहाँ अंडर वाटर टेरेन जो है आपको परमिट नहीं करेगा और कहाँ परमिट करेगा। तो इतना आसान नहीं है ये 4 फेज। इसमें कमांड एंड कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लानिंग, प्रिपरेशन, रिहर्सल फेज में सब अपना अपना होते हैं। एयर का अपना, आपके नेवी का अपना, लैंड फोर्स का अपना। लेकिन जब आप फेज 2 और फेज 3 में मूव करते हो, तो नेवल टास्क फोर्स कमांडर बॉस होता है, क्योंकि आपको पानी से लेके जा रहा है।
एक बार बीचहेड सिक्योर हो गया तो उस पूरे टास्क फोर्स का अब आर्मी जो होता है, लैंड फोर्स कमांडर जो होता है, वो पूरा इंचार्ज ले लेता है। कमांड एंड कंट्रोल किस तरह से जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपके आर्टिलरी आप उतना लेके नहीं जा सकते ना, वो बाद में बिल्डअप होगा। तो पहले आपके नेवी और एयरफोर्स से आपको सपोर्ट चाहिए। तो फायर कंट्रोल कैसे करोगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा उस वक्त। आज के तारीख में तो ड्रोन, यूएवी, यूकैव वो भी फेंकोगे आप, उनको कौन कंट्रोल करेगा, एयर स्पेस मैनेजमेंट कैसे होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग वगैरह भी होगा, वो किस तरह से कंट्रोल होगा, किस टाइम को होगा, कितने समय के लिए होगा, किस इलाके में होगा। आसान नहीं होता ये। और समुद्र तो समुद्र होता है, कब उथल पुथल होगा हमें पता नहीं। आगे बताएंगे, जब ताइवान स्ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे तो उसका भी बनाया है कि क्या दिक्कत होती है, इतना आसान और नहीं होता है। और एक चीज है कि एक चीज याद रखिए, ये जो चारों फेज जो शुरू होंगे, राइट, ये एक तरफा नहीं है कि हाँ, सिर्फ चाइना कर रहा है काम। वो भी तो शेर बैठा है, उसको भी पता है ये अंग्रेजी। लड़ेगा। ये अंग्रेजी तो कॉमन है, आप कहीं भी कर लो, ये चारों फेज तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वो भी जो तो हम देख रहा है कि मनूवर वॉरफेयर में कहते हैं, एक बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, जैसे अपोज लीनियर ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग या अपोज रिवर क्रॉसिंग, अपोज कैनाल क्रॉसिंग या डिच कम बंद के क्रॉस अटैक करना आसान नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। उसका 4 गुना कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे डाल दो, क्योंकि वहाँ पे केवल फौज और थोड़ा बहुत एयरफोर्स होता है। यहाँ पे तो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपके कम्युनिकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, आप नेम करो, सब कुछ है यहाँ पे। या और हम जब हमला करने जाते हैं अपोज रिवर या अपोज लीनियर ऑब्स्टिकल, तो टेरेन तो नॉर्मल है, हमें पता है। यहाँ आपको कुछ नहीं पता कि समुद्र किस तरह कौन सा करवट बदल ले। और वो इलाका इज नोन फॉर वेरी हैवी स्वेल्स, या ओशन, वो सी में इज नोन फॉर दैट। ओके, राइट। तो तो एसेंशियल्स जो थोड़ा बहुत बताया था वही बता रहा हूँ, कि आपको एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड फायर सपोर्ट चाहिए। थोड़ा बहुत आर्टिलरी आप जो ले गए, बाकी आपको एयरफोर्स, नेवी, ड्रोन्स, यूकैव सब पे डिपेंड करना है, आपको कोऑर्डिनेट करना है। आपके बंदे वहां पे होने हैं, कौन किधर जाएगा, पूरा फायर प्लान इकट्ठा बना के। फायर सपोर्ट ऑफिसर कौन है, तो एक अलग से आपको बना के रखना पड़ता है कि ये फायर सपोर्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा, जहां से ये सारे सबके बंदे बैठे होंगे, जहां से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन आना है वहां से। और जैसे मैंने बोला, जिस एरिया ऑफ ऑपरेशन है उस पे आपको पूरा सी कंट्रोल होना है। एक्चुअली जो कॉरिडोर के अंदर आप जा रहे हो, उससे बड़ा एरिया होता है जिसके ऊपर आपको सी कंट्रोल होना है, क्योंकि ताकि बाहर से अगर कोई आने की कोशिश कर रहा है तो आपकी लड़ाई इस कॉरिडोर, जहां से आपके शिप्स जा रहे हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन को, वो डिसरप्ट नहीं होता है। कहने के लिए आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके आगे जब आप देखते हो कहां कहां से आ सकता है, वहां पे आपको एरिया डिनायल करना है कि उसको दिक्कत हो आने में। तो इमेजिन कर लो, पूरी पीएलए नेवी लगा भी दे तो भी ये नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। सिमिलरली हम बोलते हैं फेवरेबल एयर सिचुएशन, ना जी, आप नॉर्मंडी ले लो, आप इंचॉन लैंडिंग ले लो, जिस इलाके में गए थे वहां टोटल सी कंट्रोल था और टोटल एयर सुपीरियरिटी था, सुपीरियरिटी था, तब जाके सक्सेस हुआ है। और जो बाकी अप्रोचेस हैं जहां से जहाज आ सकते हैं, वहां पे आपको लोकल फेवरेबल एयर सिचुएशंस रखना पड़ता है। ये तो यही है। अब जब अंदर जाओगे लैंड ऑपरेशन के लिए, तो वो कहां से जहाज आएंगे आपको फेवरेबल एयर सिचुएशन देने के लिए। तो और इन सब इलाके में आपको एयर डिफेंस, कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस कवर चाहिए। एयर डिफेंस कवर अलोंग विद एयर बड़ा मुश्किल होता है अगर आपके पास बिल्कुल ग्रैन्युलर कवर वो नहीं है, एयर डिफेंस का सपोर्ट। ग्रैन्युलर मतलब छोटे छोटे इलाके में जहां से आपके जहाज जा रहे हैं वहां आपके हथियार फायर नहीं करेंगे। आजकल के जहाज इतने तेज जाते हैं
कितने जहाज होंगे, किस किस के जहाज होंगे, नेवी का जहाज होगा, एयरफोर्स का जहाज होगा, उस सब की अगर आपके एयर डिफेंस के रडार में लाइब्रेरी नहीं है, वो दुश्मन चेक बोल देगा कि ये दुश्मन है और आप उस अपने ही जहाज को उड़ा दो। ब्लू ऑन ब्लू जिसे बोलते हैं। नॉट सो इजी एयर डिफेंस कवर आपको देना है उस पूरे इलाके के ऊपर। इंजीनियरिंग एफर्ट, पानी इतना होता है, आप लॉजिस्टिक सपोर्ट और बंदे जा रहे बोल रहे, कैसे जाएंगे? बीच में तो पानी 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 हो जाएगा। हाउ विल यू गो? और उसके आगे कैसे निकलोगे? वो तो रेत है पूरा, लोडेड व्हीकल जाएगा, धंस जाएगा। इंजीनियरिंग सपोर्ट, और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्मंडी लैंडिंग में किया था, आर्टिफिशियल हार्बर और पियर्स क्यों जरूरी है? आप मे बी आप कुछ हद तक टैक्टिकल सरप्राइज ले लोगे, लेकिन उसको पता है जैसे कि भाई यही पोर्ट्स हैं, मेन पोर्ट्स, जहां पे आप आओगे उस पर कब्जा करने के लिए। तो उसके पोर्ट में जो एक आर्म निकल के जाता है बाहर, जहां पे शिप्स आके रुकते हैं, उसको पियर्स बोलते हैं, जेटी, पियर्स। ऑल दिस विल बी रिजर्व डेमोलिशन। रिजर्व डेमोलिशन में एब इनिशियो उड़ाता नहीं है। जो पोर्ट वो होल्ड नहीं करना चाहता, सोचता है कि यहां से छोटा पोर्ट है, यहां से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, वो प्राइमरी उसको उड़ा देगा वो, और बाकी रिजर्व है कि लास्ट मिनट में वो जेटीज वगैरह उड़ा देगा। तो आप ऐसे हार्बर में आप लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकते, आपको पोर्ट की जरूरत है, वहां पे वो हैंडल करके सामान उतारेंगे। तो कैसे करोगे अगर ये आर्टिफिशियल हार्बर और पियर्स अपने साथ नहीं लेके गए? और जो गैंट्री होता है, बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं लोगों को निकालने के लिए, कुछ अटक गया है उसको उतारने के लिए, कैसे करोगे? कहां से करोगे? और इन सब को पार करके आपकी लॉजिस्टिक बिल्डअप होनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपने करना है। उसके साथ आपको जो एरिया आगे आप एक्सटेंड करके जा रहे हो, तो कहां कहां आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट एरिया आगे बिल्डअप करना है। तो आपकी जो ट्रुप्स हैं और आर्टिलरी और जो कॉम्बैट सपोर्ट और कॉम्बैट एलिमेंट्स हैं, वो ही लैंड नहीं करेंगे, आपके सर्विस एलिमेंट भी लैंड करेंगे। जगह देख लो आप कितना टाइट होने लगता है, स्पेस को कैसे मैनेज करोगे? आगे निकल के जाना है, और इन सब में स्मूथ कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन की जरूरत है। इसके बगैर आप नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे कमांड सेंटर्स आगे लगाने पड़ेंगे आपको, लॉजिस्टिक्स के, आपके आर्टिलरी के मूवमेंट के, आपके एडी के मूवमेंट के लिए, और खास आपके एम्यूनिशन के मूवमेंट के लिए, और इंजीनियरिंग सपोर्ट के मूवमेंट के लिए। उनके लिए एक जगह मुकर्रर करना पड़ेगा, ये मेरा इंजीनियरिंग पार्क होगा। फ्यूल के मूवमेंट के लिए फ्यूल कहाँ पे रखोगे? आपके इंजीनियरिंग सपोर्ट एलिमेंट्स कहाँ पे होंगे? आपके एम्यूनिशन कहाँ पे लगा होगा? ये सारा, और आपने पहले एक कागज में प्लान कर दिया कि यहां होगा, जरूरी नहीं है वो कब्जा कर पाए हो पूरा, तो उसको एडजस्ट कैसे करोगे? इट्स नॉट ए सिंपल ऑपरेशन, नॉट अ सिंपल ऑपरेशन कि भाई कर लो। तो इसीलिए Yeah. आप देखो हर 2-3 साल में कुछ साल डिले हो जाता है। तो ये अगर करना चाहता है तो पूरा का पूरा ईस्टर्न सी कोस्ट, उसको सी बोर्ड उसको यूज करना पड़ेगा ताकि सरप्राइज मेंटेन कर सके। टैक्टिकल सरप्राइज फाइनली तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑपरेशनल सरप्राइज रख सकता है कि मेन एफर्ट कहां पे आने वाला। क्या मेन एफर्ट ताइपेई पे जाएगा या कहीं और जाएगा, क्योंकि जगह बहुत कम है जहां पे जा सकता है, आगे बताएंगे। और Right. डिस्पर्स करना पड़ेगा, और मल्टीपल पोर्ट से फिर ये आएंगे, उसी तरह से मल्टीपल एयरफील्ड से इसके जहाज निकलेंगे, और मल्टीपल जगह पे इसने अपने इंजीनियरिंग के, लॉजिस्टिक्स के रॉकेट सारे रखने पड़ेंगे, और कम से कम सेकेंड आइलैंड चेन तक इसको कवर करना है। नहीं तो यूएस आ जाएगा आराम से अंदर, जापान भी आ जाएगा, कोरिया भी आ जाएगा, और आज के तारीख में तो फिलीपींस और वियतनाम भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन है, अगर आप नॉर्मंडी देखोगे या इंचियोन में देखोगे, बाकी देश नहीं थे। यहाँ तो चाइना को सिर्फ ताइवान से नहीं लड़ना है, ताइवान
चाइना का लड़ाई जापान के साथ भी होगा, फिलीपींस के साथ भी होगा और यूएसए के साथ भी होगा। जब ये सब चल रहा है, उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं हिंदुस्तान ने अब उसके ऊपर आक्रमण ना करे हिमालय के अंदर। बिल्कुल तो वो भी है, वो भी हो सकता है। ये डर है उनका। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, उनका डर ये है कि जब हम इस साइड जा रहे हैं कहीं पीछे से हमें ठोक ना दे कोई। तो ये सब चीज सोचना पड़ता है पीएलए और जी जिनपिंग जी को। क्योंकि राइट, इसमें पूरा, जैसे आप कह रहे हो सर, पूरा इसका ईस्टर्न, सदर्न और नदर्न थिएटर तो बुक हो जाएगा। बुक हो जाएगा। उसके अलावा जो रिजर्व्स बचे हैं वो सेंट्रल थिएटर में। अब आप देख लो, हमारे यहाँ इसके पास एक वीक वेस्टर्न थिएटर कमांड बचा है, क्योंकि जो तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड्स थे वो डिप्लॉय हो गए हैं। जो अपने सिंकियांग के 4 डिवीजन थे उसमें से 2 डिप्लॉय हो गए, 2 और को ला नहीं सकता क्योंकि वो उनके कंसंट्रेशन कैंप्स रन कर रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा 3 आर्मर्ड कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड्स निकाल के लेके आया है अपने ग्रुप आर्मी से, और हमारे अगेंस्ट एलएसी में डालने के लिए। एक ग्रुप आर्मी में 6 ब्रिगेड होते हैं, तो एक ग्रुप आर्मी तो वीक हो गया है। तो अभी 1.5 ग्रुप आर्मी उसके पास बचा है। अगर इंडिया कुछ करेगा, ग्रुप आर्मी एक कोर होता है, 1.5 कोर बचा है। आपको कुछ करना नहीं है, शो ऑफ फोर्स कर दो, वो सेंट्रल कमांड के रिजर्व्स जा नहीं पाएंगे उस तरफ। और वैसे सेंट्रल कमांड के रिजर्व जा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, वैसे जो आप बोल रहे हो, अगर मेरी तरफ से अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अग्रसर होके ये शुरू कर दिया, तो हिंदुस्तान के लिए एक मौका है कि जो लेना ले लो, ले जो ना ले लो, जो लेना ले लो। और ये उसको 2 बिल्कुल फ्रंट, मल्टीपल फ्रंट हो जाएगा, क्योंकि ईस्टर्न सीबोर्ड के नॉर्थ से जापान करेगा सेनकाकू के ऊपर से, वहां से पूरा जोर शोर से आएगा। साउथ कोरिया भी साथ आ जाएगा, नीचे फिलीपींस उसके शार्बरो शोल्स को ले लेगा, और उसके जो 7 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं उनका क्या हाल होगा किसी को कुछ नहीं पता। या राइट। तो थोड़ा आगे चलते हैं अभी। ये श्योर। देखिए, हम जरा कंपैरिजन करते हैं नॉर्मैंडी लैंडिंग के साथ। बाएं देखिए, बाएं का इसमें देखिए तो चाइना का मेनलैंड है और ताइवान है, और उसके बीच में 180 किलोमीटर का ताइवान स्ट्रेट्स है। आप इंग्लैंड में देखिए तो नॉर्मैंडी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सिर्फ फासला था 150 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक, एक तो एक चीज इसमें और बताता हूँ सर, यहाँ पे जब चाइना ताइवान के ऊपर आ रहा है, कहीं पे भी वो मतलब पूरी तरह से सरप्राइज ले नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 180-150 किलोमीटर जाना है। जब नॉर्मंडी लैंडिंग हुआ था तब पूरा पिक्चर बना था कि वो जो छोटा सा गैप है इंग्लिश चैनल का, पादी काले काले के पास ऊपर लैंडिंग ऊपर ऊपर, वहां पे होगा, क्योंकि वो सबसे नैरो है, 20 तकरीबन 30 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ लैंडिंग होने पर भी हिटलर और उसके जनरल्स सोच रहे थे कि नहीं, ये एक डाइवर्शनरी है, मेन यहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी डमीज यूज किए हुए थे दिखाने के लिए कि बिल्डअप है, डिसेप्शन के लिए। यहाँ किधर डिसेप्शन करेगा? ऊपर से नीचे तक। वहां तो था कुछ कहानी बनाने के लिए, यहाँ किधर कहानी बनाने के लिए? हाँ हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताया राजीव नारायण साहब ने कि इंग्लैंड से देखिए आप, जहाँ 150 किलोमीटर का एम है, एम के ऊपर देखिए वो छोटा सा जगह है, पास डेकल है, उसमें क्या है, सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला है इंग्लिश चैनल का, और सब जर्मन वाले सोच रहे थे कि वहां से आएगा और वहां से पार होगा, और गए नीचे। तो दो और उनके उनका रिजर्व विकल्प थे, सब वहां विकल्प थे। थे, रिजर्व हाँ, सब वहां थे। वहां वो तो थे। जब पूरे बढ़ के एक्सप्लॉइट होने लगा तब समझ में तब आया, इधर फिर आए तब तक बहुत देर हो गई थी वहां जर्मन्स को। तो वहां तो एलिड फोर्सेस को विकल्प थे, यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प एक नहीं ही है, किधर दोगे बस, आप? आप बिल्कुल ठीक है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। जब अभी देखते हैं कि अगर ये करना है तो जब ये नॉर्मैंडी लैंडिंग हुआ था, इन्होंने 5 बीच हेड बनाए थे कि एक गिर गया तो दूसरा, दूसरा गिर गया तो तीसरा। कम से कम इनका अनुमान था कि कम से कम 3 बीच हेड तो इनको चाहिए था आगे जाने के लिए, और वही कहानी चाइना के लिए भी चाहिए। और नॉर्मैंडी लैंडिंग में देखिए कितना, 7,000 शिप और लैंडिंग क्राफ्ट मैंड बाय 1,95,000 नेवल पर्सनल थे। उसके बाद 1,33,000 फौजी लैंड हुए थे ये बीचेस के ऊपर। आप सोचिए कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को इनको पार करना पड़ेगा। जब आप बोलते हैं ना वो चाइना चले जाएगा, कम से कम 50-60 हजार तो पहले में वेव में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एलाइज को 10,300 कैजुअलिटीज हुए, चाइना को भी होगा, उनको कैसे संभालेंगे? ये सब ना आंकड़े जो है ना बहुत बड़े हैं। बाय जून 30, यानी कि वहां एक डेढ़ महीने के, एक महीने के बाद ओवर 850, देखिए 6 जून को ये नॉर्मैंडी लैंडिंग शुरू हुआ था और 30 जून तक यानी 24 दिन के बाद 8,50,000 लोगों को उनको पार करना पड़ा है इनको। 1,48,000 गाड़ियां और 5,70,000 टन सप्लाई को ये जो 5 बीच हेड हैं वहां लेके जाना पड़ा। अब सिर्फ सोचिए, ये उस वक्त की बात है, And क्या ये अभी कम होगा? और ऐड करता हूं सर, सदर्न थिएटर हाँ, कमांड में 2 कोर हैं, ग्रुप आर्मी। ईस्टर्न थिएटर कमांड में 3 है, 5 हो गए। यहाँ पे आप देख लो 5 डिवीजन। एक डिवीजन के चाइना ने 2 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बनाए हैं, 5 मतलब 10 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड। मतलब आपके पूरा सदर्न थिएटर कमांड इसी लॉन्च के अंदर ही खत्म हो गया। खत्म हो गया, उसके अब बाद आगे एक्सप्लॉइट बढ़ना। करने के लिए ईस्टर्न थिएटर और नदर्न थिएटर की जरूरत पड़ेगी, और उसमें से नदर्न थिएटर का काफी नेवी जापान के साथ भी लड़ रहा है। इतने लड़ सारे रहा है, जहाज और बंदे लाएगा कहां से? लाएगा, अभी तक तो है ही नहीं इसके पास। और ये ये तो बिल्कुल आज के दिन में अनुमाननीय नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित है कि चाइना के पास एम्फीबियस लिफ्ट कैपेबिलिटी नहीं है, कि सर, इतने लोगों को पार कराने की काबिलियत नहीं है आज के दिन। जितने भी बड़े इसके एम्फीबियस एक्सरसाइजेस दिखाया है, टोटल ट्रूप्स, टोटल ट्रूप्स नेवी सब मिला के 5 मिलियन। यहां तो 10 मिलियन तो शुरू के शुरू में ही आगे हैं। अभी तो आगे ये भी नहीं दिखाया है जो आगे अंदर घुसे जर्मनी के अंदर कितने आए थे। ये ठीक तो है, 24 दिन के अंदर उसको 10 मिलियन लेके आने। आप देख लो सर, 8,50,000 प्लस 3 लाख 1 लाख, हाँ, 1,95,000 नेवी का, 1,33,000, तो इट इज ओवर यही 3 लाख। 12 मिलियन हो गए। मतलब 11 मिलियन तो बंदे लेके आने हैं। आपने अभी तक ट्रेनिंग जो की है नॉट अंडर फायर, खुल के एज अ डेमो आप 5 मिलियन को लेके आए और अपने आप को थपथपाते रहे कि हाँ हमने कर लिया। नॉट सो वहां इजी। तो हाँ ना, वहां तो गोले बरसेंगे इनके ऊपर, और कितने ये चीनी लोग आगे बढ़ेंगे देखने वाली बात है। ओके, अब ये देखिए नक्शा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नक्शा है, पर बाकी छोड़ो। जब ये गए थे 5 इसके ऊपर, आप ये लाल जो लाइंस हैं इंग्लैंड से लेकर ये फ्रांस की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आप देख, समझाया था ना सर, कि हाँ भाई या पूरा कोस्ट से लेके उनको एक जगह फनल में आके, सारा कोस्ट लेके एक जगह फनल के अंदर आके अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में आना है। वही दिखा रहा है कहां कहां से फैले थे पूरा यूनाइटेड किंगडम के कोस्ट में। कुछ तो आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देखो, ऊपर वाले पीछे से आ पोर्ट रहे हैं। वेल्स के तरफ से भी आ रहे हैं। सारे इस तरह से अंदर आने हैं और उनका टाइमिंग वगैरह आपको प्लान करना है और फिर आके इस तरह से लैंड करना। और ये सीक्वेंस होता है कि कौन पहले बिल्कुल। जाएगा, दूसरा कौन जाएगा,
तीसरा कौन जाएगा और कहाँ जाएगा और किस, राइट। तो इसका मतलब अगर 5 बीच या 4 बीच के ऊपर अटैक हो रहा है तो उस हर एक बीच में कितना टास्क फोर्स होगा और क्या किस तरीके से कौन जाएगा और वो कहाँ से आएगा और उसके लिए सपोर्ट कहाँ होगा, वो सब प्लानिंग करने की जरूरत है। तो ये जो ताइवान का अटैक, हम ये पूरा दिखाने का आपको एक आइडिया दे रहे हैं हम कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन चाइना ने करना है और आज के दिन मेरे ख्याल में उनके पास काबिलियत है ही नहीं। कल होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक बीच का नजारा है, देखिए किस तरीके से जहाजों से लोग उतर रहे हैं बीच के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर अगर दुश्मन का आकर गोला बरस गया या दुश्मन का हवाई जहाज आके इसके ऊपर गिर गया तो इनका क्या हालत होगा। और उसके पीछे देखिए कितने शिप्स हैं। करेक्ट, बट इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं जहाँ से ट्रूप्स और व्हीकल्स वगैरह निकल रहे हैं, ये बिल्कुल बीच तक आए। या बिल्कुल बीच तक आ गए, क्या ठीक है। ताइवान के टेरेन ये परमिट करेगा, ये आगे नहीं, देखेंगे। वो आगे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, क्योंकि इसमें क्या है कि ये बिल्कुल बीच के ऊपर आके उतर गए, ठीक। ताइवान का कहानी अलग है, आगे बताएंगे आपको। तो और ये है मलबरी हार्बर। आप देखिए इसमें हार्बर लॉजिस्टिक्स के लिए कितना 30 किलोमीटर दूर लगाया और उस 30 किलोमीटर से लेकर सामान अंदर भेजा गया बीच के ऊपर, ठीक। यू वांट टू से समथिंग, जो आप बता रहे थे, आप हाँ बताइए सर, उनको। ये जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हो ये है पियर्स, और जो पियर्स, सबसे दाहिने वाला है वहां पे देख लो, वहां पे वो टावर्स भी हैं, क्रेन है जहां से शिप से निकालने के लिए। ये सारा फैसिलिटी आप अलग से बना के रखे थे। पोर्ट जब कब्जा होता है वो बाद में पता लगेगा कि पोर्ट किस हालत में था, अवेलेबल था, डेमोलिश हो गया क्या नहीं। आप वो वेट नहीं कर सकते। आप शिप से कैसे लेके आओगे अपने लॉजिस्टिक्स जब तक इस तरह के आपने पियर्स बना के नहीं रखे। जो जहाँ पे आपने बीच हेड बना लिया है उसके पास आपको ये सिंक करना पड़ेगा सी के अंदर, और ताकि ये पियर्स बनते हैं जहाँ पे आप शिप्स आके अपने लॉजिस्टिक्स देंगे आपको। या तो क्या है कि जब तक आपका लॉजिस्टिक्स नहीं है आप ये कर नहीं सकते हो। और ये लॉजिस्टिक्स के लिए आपको खुले सी के अंदर, राइट, आप सब लॉजिस्टिक्स बेस बनाना पड़ेगा। और बात यह है कि ऐसी बात नहीं है कि ये नामुमकिन है, पर उसके लिए काबिलियत बहुत चाहिए। कि ये देखिए, आप सोचिए पिछले शतक में बना था ये, राइट। 1944 में ये सब हुआ था, राइट। उन इंचियन लैंडिंग्स जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया वो 50s में हुआ था, 1950s में। उसके बाद एक ही सक्सेसफुल एम्फीबियस ऑपरेशन हुआ है, वो है फॉकलैंड्स। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। ओके, अभी आते हैं हम वापस ताइवान। हमने देख लिया कि वहां कितना कॉम्प्लिकेटेड था इंग्लैंड में। हम आते हैं ताइवान के ऊपर। या ताइवान को पहले हम समझते हैं कि ताइवान क्या चीज है। या आप ये राजीव बताइए। हाँ, अभी आप आइलैंड को खुद ही आप अपने जैसे देखते हो, आपको नजर आ रहा है कि बीच में इन्हें काफी इलाका वेस्ट के तरफ थोड़ा प्लेन दिख रहा है, उसके बाद पूरा पहाड़ी इलाका है। तो इतना आसान नहीं होगा। और और जैसे ये मैंने बोला था बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको सिंक्रोनाइज करना है सबको, लैंड, सी, एयर, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर, आपके ड्रोन्स, आपके यू कैब, सारे को आपको कोऑर्डिनेट करने हैं। और और बात यह है ये कि अगर आप दुश्मन भी वही कर रहा है, दुश्मन भी वही कर रहा है। अब या इन दोनों के बीच में क्लैश होगा, कौन सक्सेसफुल हो रहा है। राइट। और बात यह है कि ताइवान का टेरेन देखिए तो आप सेंटर में देखिए पहाड़ी। और ये पहाड़ी छोटे पहाड़ी नहीं है, ये हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हाई एल्टीट्यूड पहाड़ी है, 9-10 हजार फुट है। उसके ऊपर बर्फ परमानेंट रहता है। तो आप
देखिए कम जगह कम है, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, राइट। और ये है इसका सीज, बिल्कुल या ये बहुत बहुत रफ ही सीज चौपी है, है। चौपी। दो हाँ मॉनसून 2 दफा होता है। हाँ। और वहां ना बिल्कुल आपको वो उस एक विंडोज आते हैं, और उसी विंडो में आप जाके ये पूरा एम्फीबियस ऑपरेशन कर सकते हो। अगर आपका एम्फीबियस ऑपरेशन उस टाइम में करोगे जब समुद्र में उथल पुथल है, तो आपका एम्फीबियस ऑपरेशन भी उथल पुथल में बह जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ठीक, राइट। अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर यकीन नहीं है, कभी आप शौकीन, आप ओपन सी में जाइए और थोड़ा देर उसमें बह जाइए, वो आपका करंट ले जाएगा खींच के, आप वापस नहीं आ पाओगे अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट हेल्प नहीं है। और वहां जो करंट्स चलते हैं उसमें ये टैंक टूंग तो ऐसे बह सब जाएंगे। बह जाएंगे। तो और जितना इसमें क्या, चौपी होता है, जो उतना आम कष्ट। जैसे इन्फेंट्री वाला या आम आर्मी वाला जा रहा है ना, वो उसके पेट से फिर उल्टियां ही उल्टियां होती रहेंगी, वहां पे सारे उल्टी करते रहेंगे, हाँ, और जब तक वहां पहुंचोगे वो किसी हालत में नहीं होंगे लड़ने के लिए। लड़ने के लिए। और वहां जाके वो अपना पूरा ताम झाम के साथ जब पानी में उतरेगा, वो एक बड़ा पत्थर की तरह अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है जिसको हम आराम से बोल रहे हैं। अभी तक इतने जितने कमेंट में देख रहा हूँ उसी से सब बोल रहे हैं कि यार सर ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो हाँ जी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर आपको बताएंगे आगे, और भी है कहानी इधर। ठीक है, अभी ये देखिए। ओके, या टेल देम ये। हाँ, इतने सारे हजारों लोगों को लेके जाना है, तो इन्हें आप वो देख लो, अपने उसमें भी कितने, कम से कम 3-4 हफ्ते लग गए थे इनिशियल लैंडिंग के बाद ट्रुप्स और लॉजिस्टिक्स वगैरह को लेके आने के लिए। 6 को शुरू हुआ था और बाकी 24 तारीख तक इतने लोगों को लेके आया था, 30 तारीख तक, मतलब 24 दिन, मतलब 4 दिन और ऐड कर दो, मतलब 4 हफ्ते हो गए, महीना हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं इतने सारे जहाज़ों को, जो इनिशियल जहाज आए हैं, अगर जहाज़ों की कमी है तो उसने वापस जाना है, फिर नेक्स्ट लॉट को लेके आना है, फिर वापस जाना है, नेक्स्ट लॉट को लेके आना है। तो और घंटे लग जाते हैं इसको पार करने में। 180 किलोमीटर अगर निकलना है तो ऐसे नहीं निकलते हैं, 15-20 राइट। किलोमीटर की स्पीड के मुंह पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा वो। आप ये भी सोचिए कि इतने पीएलए के फौज होगा, ये 200 किलोमीटर के अंदर हवाई जहाज, एयर, वो सब कुछ। ताइवान ने वो अंधाधुंध किसी डायरेक्शन में उस साइड में फायर कर लो, कुछ ना कोई कुछ ना कोई हिट हो जाएगा। हिट हो जाएगा। बीच में मारो, पानी में मारो, कोई ना कोई पीएलए वाला ठोक देगा। तो इसीलिए शुरू में मैंने कहा था आपको उस इलाके में एयर सुपीरियोरिटी चाहिए, ताकि आप, कोई वहां से फायर कर रहा है आप उसको ठोक दो, कोई या आएगा नहीं, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो ये चीन नहीं कर पाएगा। ओके, एक और चीज मैं अभी से बताना चाहता हूँ। आप देखिए कितने, वहां तो 10-15 जहाज ही हैं, वहां तो हजारों जहाज घूमते होंगे ताइवान और मेनलैंड के बीच में। और मेनलैंड के इतने स्ट्रेट, पूरा ईस्टर्न सी बोर्ड के बारे में जनरल राजीव नारायणन ने बताया। तो इस इलाके में कोई कमर्शियल शिपिंग होगा नहीं। कमर्शियल शिपिंग नहीं होगा तो किसका इकोनॉमी, किसका अर्थव्यवस्था के ऊपर हिट होगा? चाइना। चाइना का अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मान के चलिए। सब बोलते हैं ताइवान का ब्लॉकेड होगा, ताइवान के ब्लॉकेड नहीं, चाइना का ब्लॉकेड अपने आप हो जाएगा। ये अभी बताना चाहता हूँ, ये फौजी बात नहीं है, पर ये बिल्कुल होने वाला है। और ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, पूरा आउटकम ऑफ युद्ध का, ये आउटकम के ऊपर काफी हावी होगा। ओके, नेक्स्ट। या ये है, या इवन इफ केवल चाइना। माउंटेन्स। अभी एक और चीज, इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, एक और समझाना था उनको सर। जैसे हमने वहां पे देखा था तकरीबन 7,000 शिप थे और काफी फैला हुआ था। फ्रांस ही काफी बड़ा कोस्ट लाइन है, तो काफी फैल के आ सकते थे, यहाँ पे नैरो है। अगर मैं 2,000 शिप लेके चलता हूँ, चलो 4 कॉलम में मैं 4,000 शिप ले लिया, 1,000 शिप,
एक कॉलम में एक के पीछे एक 1000 शिप हैं, तो आप कॉन्वॉय का लेंथ समझ लो कितना बड़ा है। जब पहला शिप ताइवान के पास आ रहा होगा तो लास्ट वाला शिप चाइना के पोर्ट से निकल रहा होगा। हाँ, शिप, दोनों शिपों के बीच में भी तो गैप होता है। गैप होना है। तो काफी मतलब कंजेशन काफी होगा वहां पे। और इस टेरेन जैसे मैंने बताया था सर, नेक्स्ट स्लाइड वी कैन या गो द टेरेन पोर्शन। या अभी या देख लो या कि भाई इतना पहाड़ी इलाका है, और किस तरह से आप इसके पूरे जितने भी अभी इसके कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड्स बना दिए हैं, या तो मोटराइज्ड है या मैकेनाइज्ड है। वो जाएंगे कैसे यहाँ? जाओगे कैसे, कैसे लेके जाओगे? मतलब आप जो चुनिंदा ट्रैक्स और रोड्स है उसी के ऊपर जा सकते हो, क्रॉस कंट्री तो शायद जा नहीं पाओगे। आगे चल के देखेंगे कितने वाटर ऑब्स्टिकल्स वगैरह भी हैं। तो डिफेंडर के लिए बड़ा आसान है। द टेरेन सपोर्ट्स फेवर्स द द डिफेंडर। डिफेंडर। और यही बात नहीं है, ताइवान ने इसके अंदर काफी गुफा बना दिया, काफी हाँ, कैशे बना दिया, और वो जाके गुफा में बैठ जाएंगे, वहां से फायर करते रहेंगे ये चीनियों के ऊपर, और ये चीनी मात खाते रहेंगे। सब सोचते हैं कि ताइवान का फौज जो है छोटा फौज है, पर ये भी देखिए कि पीएलए कितना फौज लगा सकता है इधर। करेक्ट। और यहाँ पे अगर आपके पास एयर सुपीरियोरिटी और नेवल सुपीरियोरिटी, सी कंट्रोल नहीं है, तो यू विल नीड ऑलमोस्ट 9 इफ नॉट 12:1 का कॉम्बैट रेशियो। हाँ, और है अगर किधर उतना आपके कम, पास? हाँ, और उतना अगर आप कॉम्बैट रेशियो लगा दोगे कि इतना भीड़ हो जाएगा, आप कहीं भी पत्थर फेंको तो कहीं ना कोई कहीं मरेगा, किसी ना किसी को अपने चोट तो लगी जाएगा, चोट तो लगे ही कैजुअलिटीज हो जाएगा। जाएगा। या हम तो ये हमारे ऐसा, टाइम में सर जब इस तरह से कोई सिचुएशन आता था तो हम इनको बोलते थे बुचरी बना दिया है वहां। हाँ बस हाँ नहीं, ये बात सही है। आसान है बोलना कि ठीक है, इसीलिए मैंने इंतजार किया कि ये वीडियो आराम से करो, आप सबको समझाओ, क्योंकि ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं मेरे को किसी एक कहीं मिल गए, फिर मैंने जनरल नारायणन को दिया, मैंने कहा आप इसको पढ़ो आराम से, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चले कि ये कहानी क्या है, ये माजरा क्या है, यह सब बोलते हैं चाइना हो जाके ताइवान को हड़प लेगा। कैसे हड़पेगा हम भी तो देखें, 75 साल से जो नहीं हुआ अभी कैसे होगा वो भी तो देखें। अभी ये देखिए कहानी। या केवल वेस्ट कोस्ट है जहां पे उसको कुछ जगह मिलेंगे जहां पे वो आके बीचहेड बना सकता है। ईस्ट कोस्ट तो भूल जाए, पूरे क्लिफ्स हैं वहां पे। पहाड़ी। और वहां पे आपकी शिप नजदीक, जहां पे शिप क्लिफ होता है वहां पे नीचे काफी पथरीला इलाका होता है। आप लैंडिंग करने के लिए आ भी जाओ कि मैं किसी को चोरी छुपे वहां से भेजूं, आपका बोट टूट जाएगा, फंस जाएगा पत्थरों पत्थरों में। और और ये गिने पूरा चुने जो लाल लाल लाइन है ना, वो पूरा वही इलाका है। क्लिफ है। वहां आप जाके आपका हवाई जहाज का नॉर्मल जहाज को ले नहीं जा सकते। नौका जा ही नहीं सकता नजदीक। वो गिने चुने तो छोटे ऊपर जो नीले लाइन आप देख रहे हो, वो एक दो जगह गिने चुने हैं जहां पे आप आ सकते हो। तो क्या वो, तो क्या चूड़ियां पहन रखा है वहां पे जो ताइवानीज आर्मी है? वो तो इसको वो इस तरह से ऑब्स्टिकल्स वगैरह डाल के ऐसा डाल देगा कि आप निकल नहीं पाओगे वहां से। तो अभी आपका यही बचा है वेस्ट वाला, तो वही मैं और बोल वो रहा भी था। वो ब्लू इलाका है, वही है हाँ, जहाँ वो इसीलिए मैं ठीक है ना। वही कह रहा था कि फ्रांस में कम से कम एक छोटा ऑपरेशनल डिसेप्शन करने के लिए तो जगह था डोवर और पादिकलई में। यहाँ तो यहाँ कुछ भी कुछ नहीं नहीं। है। हिसाब सीधा है, आना है आपको यहीं आना है। काम डिफेंडर का और आसान हो गया। तो अब ये शैलो वाटर जो है, इन्हें वो काफी दूर तक जाता है। जैसे आपका हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो नीचे है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। आप देख लो 1 मील दूर है, आपके लैंडिंग क्राफ्ट पहुंच ही नहीं सकते बीच तक। जो वहां पे दिखा रहे थे कि कई लोग बीच तक पहुंच गए थे, आपको अपने लोड जो है पानी में डालना पड़ेगा। अब गाड़ियों को बता दो कैसे लेके जाओगे। ये देखिए, यहाँ जो हवाई जहाज है
हवाई जहाज बोल रहा हूँ, नॉर्मल जो जहाज है वो गाड़ियां, सिर्फ बीच के ऊपर आ गए, हाँ बीच बीच पे से आ गया, निकल तो गए। जो गाड़ी है आपकी बी व्हीकल्स वगैरह है वो तो निकल के आ गए। आदमी अगर है तो अगर मैं 200-300 गज पानी के अंदर पीछे छोड़ भी दूं तो वो तो पानी में वेड करके आ जाएगा, गाड़ी तो नहीं आ सकती। यहाँ क्या होगा, कैसे आएगा? 1 माइल है, 1 माइल का मतलब 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा इनको। नहीं, आदमी तो ठीक, फिर भी चले, काफी कैजुअलिटीज लेगा। मैं तो कह रहा हूँ बी व्हीकल कैसे आएगा? कैसे आएगा, उसके आर्टिलरी गन्स कैसे आएंगे? एडी गन्स कैसे आएंगे? एमिनेशन कैसे आएगा। कैसे पहुंचेगा? जब तक इसकी प्लानिंग नहीं की हो कि भाई मैं अपना अपने साथ कोई कॉजवे टाइप नहीं लेके आ रहा हूँ, केवल एक ही टाइप ऑफ जहाज है इसका, जुबैर क्लास बोलते हैं, आई थिंक जेड से नाम है, जो होवरक्राफ्ट है, यूएस का है, उसी को कॉपी करके बनाया है, उसको बोलते हैं लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन। वो तो लिमिटेड है। कितना करोगे। बिल्कुल, इतने हजारों में आपको लेके आना है, वो जुबैर कैसे लेके आएगा? राइट, ओके। और जो बीच जहां आप लैंड कर सकते हो वो दिखाया गया है इसमें। वो येलो में दिखाया हुआ है, यही जगह है जहां पे आप आ सकते हो। और इनके पास आपको जाके पोर्ट को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपके चीजें आ पाएंगी। तो वही मैं कह रहा था कि गिने चुने हैं, आप देख लो, ईस्ट को वेस्ट कोस्ट के अंदर 4 हैं, ईस्ट कोस्ट में 3 है, ये तो सारे। और ईस्ट कोस्ट के तो एक दो, तो एक आध या दो को तो वो तो प्राइमरी डेमोलिशन करके उड़ा भी देगा। अब इनको गार्ड और करेगा ये है, आके दिखा दो यहां से, गाड़ियां निकाल के दिखा दो यहां से। आपको इंजीनियर को लाना पड़ेगा, आपके डेमोलिशन करके इसको उखाड़ना पड़ेगा, तब जाके तो आपको ट्रैक मिलेगा जिसके ऊपर ट्रैक डाल के आप गाड़ियां निकाल के ला सकते हो। और 1 माइल पानी के नीचे ट्रैक डालना पड़ेगा आपको। आपको स्पेशल गाड़ी चाहिए जिसका एग्जॉस्ट ऊपर से निकल के आता है। कई गाड़ियां हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, ड्राइवर कैबिन के पीछे से आप देखो एग्जॉस्ट निकल के आता है। उस टाइप की गाड़ियां चाहिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि डेप्थ कितना है पानी का। और ये डेप्थ जो है ना वो टाइड के साथ भी बदलता है। बिल्कुल। और आप किस टाइड में आ रहे हो? दिन में लो चार टाइड में, बार हाई हाई टाइड टाइड में? होता है, हाँ, और दिन में ना 2 बार हाई टाइड होता है, दो बार लो टाइड होता है, 6-6 घंटे का टाइड होता है। और अगर आप हाई टाइड में यहाँ फंस गए तो खत्म, लो टाइड में मिल गए तो आप पार हो जाओगे, जब हाई टाइड बिल्कुल। होगा तो खत्म, वो आप आगे भी नहीं जा सकते हो। तो वही तो जो ये आपने जो, बोला था टाइमिंग, तो लो हाँ, आपको इस तरह से टाइम करना है कि आप यहाँ लो टाइड के शुरू में पहुंचो। ठीक है, लो टाइड के शुरू में कम से कम 12 घंटे लगेंगे आपको, कम से कम बीच हेड पकड़ने में। तो बीच में तो हाई टाइड भी आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे। लॉजिस्टिक्स कैसे आएगा? और ये सब हाई टाइड लो टाइड सब कुछ ताइवान को पता है। और वो, अगर मैं ताइवान में होता तो मैं पूरा हर एक टारगेट बना लेता आज के दिन। वो और तो बना मैं के रखे सारा होंगे सर। बना नहीं बता रहा हूँ। और बिल्कुल सर। हर एक गन या हमारा टैंक या एयरक्राफ्ट को बताता भाई तो बाकी सब छोड़ो, इनको ठोक दो। अगर ये यहाँ पैर नहीं रख पाएंगे तो बात खत्म। और इनमें आप देखिए ये जो ऑब्स्टिकल्स बना रखा है वो तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि तोड़ के आराम से हो जाए, सर क्योंकि ये अगर वो ऑब्स्टिकल्स विल बी कवर्ड सोचेगा बाय कि फायर। हाई टाइड में मैं बीच तक आ जाऊंगा, तो ये तो नीचे से पूरा शिप के कील को पूरा काट देगा। काट देगा, ठीक है। तो और मेरे ख्याल में ताइवान ने जहां जहां ये बीच है उसके सामने लो टाइड के टाइम पे इन्होंने ऑब्स्टिकल्स बना दिए होंगे ऑलरेडी। बिल्कुल सर, पक्का ठीक है, बनाया है सर। पक्का बनाया होगा। ओके। और अभी देखिए, ये बात नहीं है, ये जो ये पहाड़ियों से ना इतने नहर और नदियां निकल रही हैं, तो फुल ऑफ रिवराइन टेरेन है रिवर पूरा। टरेंट जब भी मैं कह रहा था ना सर कि ये सारा इसने तो मोटराइज्ड और फुट इन्फेंट्री तो रखा ही नहीं है। रखा ही नहीं है। इट इज आइदर और मोटराइज्ड और मैकेनाइज्ड। मैकेनाइज तो, लड़ेगा कैसे? और ये ताइवान को पकड़ने के लिए ये बिल्कुल पूरा एक इन्फेंट्री ऑपरेशन है। बिल्कुल और सर। उसके लिए बहुत फायर पावर चाहिए, और ये कोऑर्डिनेटेड फायर पावर चाहिए, जैसे जनरल अपना नारायणन ने बताया,
फायर पावर, यहाँ 3 तरीके का फायर पावर होंगे। एक तो आपका इंटीग्रल फायर पावर, आर्टिलरी वगैरह, दूसरा नेवी का फायर पावर, तो तीसरा आपके एयर का एयरफोर्स। फायर पावर। और ये तीनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और आप कोऑर्डिनेट पीछे से नहीं कर सकते, आगे से, वहां और बीच से करना पड़ेगा। उसका कमांड एंड कम्युनिकेशन कैसे होगा? हर एक जगह पे जाके आपको ये हर एक नदी पार करना पड़ेगा, और नदी पार करना आसान नहीं है। अब पहले आप समुद्र से निकल के आओगे, जमीन पे ऊपर आओगे, फिर उसको एक नदी को पार करोगे। ये बहुत ही मुश्किल काम है। पर इसीलिए एक शुरू में चीज मैं मैंने बता, बताया था इंजीनियरिंग सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। वो इसीलिए, कहाँ से निकलोगे? हाँ, एक और इन्फेंट्री चीज तो है। फिर भी मतलब तैर के पार कर जाएगा, उसके ड्रिल्स होंगे, वो तो पार कर लेगा वाटर ऑब्स्टिकल को। उसके बाद गाड़ियां कैसे आएंगी? क्या या आगे ब्रिज जाना है तो चाहिए, आर्टिलरी कैसे आएगा? टैंकें आपको कैसी ब्रिज आएंगी? ब्रिज बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है। और आपके पूरा लॉजिस्टिक्स, अगर आपके पास फ्लोटिंग हार्बर नहीं है तो एक बड़ा हार्बर को पकड़ना पड़ेगा पहले। ये नहीं कि आप जाके पूरा ताइवान को कब्जा करो, एक हार्बर को पकड़ो। क्योंकि जितने लोग ताइवान में पैर रख चुके हैं, उनके पास सिर्फ 72 घंटे का खाने का सामग्री होगा मैक्सिमम, और लड़ने का क्षमता भी 72 घंटे का होगा, उसके बाद खत्म। अगर उस 72 घंटे के अंदर उनको रिसप्लाई नहीं मिला, तो वो फिर कोई फायदा नहीं है। चैप्टर क्लोज। ठीक है ना? हाँ, बस खत्म, चाइना का हार शुरू हो जाएगा। पर यही एग्जैक्ट बात इसका मैं एग्जाम्पल है सर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गैलीपोली में गए थे, गैलीपोली में हुआ था, पोर्ट नहीं पकड़ पाए, और पीटर आउट हो गया पूरा। पीटर आउट हो गया। आज तक ऑस्ट्रेलिया वाले जाते हैं वहां, वो अपना जो समाधि बना रखा है वहाँ, वहाँ यस। उनको जाके वो रीत चढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सब मर गए वहाँ। वहाँ इंडियन लोग भी, हम हमारा फौज भी गई थी और वहां भी मर गए बेचारे, मरे का। क्योंकि वहां हमें एक पोर्ट नहीं मिला था। राइट। ये सब बताने के बाद ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नामुमकिन है। राइट। ये मुमकिन तभी है जब आपके पास बिल्कुल प्रैक्टिस हो, आपके पास औजार हो ये सब करने के लिए, आपके पास क्षमता है, आपके पास कम्युनिकेशन है, और आप दुश्मन को दबा सकते हो। तो यहाँ दुश्मन को दबाना तो बड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन एक नहीं है, आपके पास 4 दुश्मन है। यहाँ तो हर दिशा देखो तो दुश्मन है। तो चाइना के लिए ताइवान के ऊपर मिलिट्री कब्जा करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। पर अगर मैं दिल से पूछूं तो नामुमकिन है। इसीलिए जैसे जनरल अपना नारायणन ने बताया पहले, ये पहली बार उन्होंने जिक्र किया था 1995 में कि चाइना जो है ताइवान को पकड़ लेगा। वो हो गया, 2000 हो गया, 2010 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 भी खत्म हो, कहते हैं 25 तक नहीं जाएंगे, अभी बोल रहे हैं 2027। 2027 के बाद बोलेंगे, जैसे उन्होंने बताया 2030 तक करेंगे जी। पर 2030 चाल, और उसके बाद तो इनका आबादी घट जाएगा, फिर बोलेंगे हमारे पास बंदे नहीं है, और ये खत्म। ठीक है। ये एक दूसरे को चेहरे दिखाते रहो। ठीक। तो ये कहानी है इनका पूरा, यहाँ जहां तक मेरा ख्याल है। और ये अभी देखो ताइपाई के बारे में बात, या ये टेल देम प्लीज। हाँ, ताइपाई इनका कैपिटल है। अगर वो ताइवान को कब्जा करना चाहते हैं तो ताइपाई पे कब्जा करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ताइवान में, क्योंकि हमने दिखाया था इतना माउंटेनस टेरेन है, गिने चुने शहर हैं जहाँ पे बल्क आबादी रहता है। आई थिंक 23 मिलियन और टोटल 25 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, एंड बल्क ऑफ देम स्टे हियर इन द प्लेन्स। और उसमें से 6 से 7 मिलियन तो ताइपे में ही है, ताइपे या न्यू ताइपे। उसका अप्रोच आप देख लो, नैरो माउंटेनस टेरेन के थ्रू आपको पासेस के थ्रू आना है। दिस इज बेस्ट फॉर अ डिफेंडर। आप निकल नहीं पाओगे, आपको एम्बुश पे एम्बुश पे एम्बुश करता रहेगा। ये पहाड़ों से निकल के आओगे तभी इस शहर के अंदर घुस पाओगे, 3 तरफ से। और वो भी घुसोगे तो एक बिल्टअप एरिया के अंदर घुसोगे। बिल्टअप एरिया है, उसके बाद आपको बिल्टअप एरिया में घुसना है। आपके सामने क्लियर दिखा हुआ है गाजा में क्या हो रहा है बिल्टअप एरिया में। इट्स नॉट सो इजी टू फाइट इन अ बिल्टअप एरिया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाओगे तो देख लो स्टालिनग्राड में क्या हुआ था, लेनिनग्राड में क्या हुआ था, क्या कर पाया। और वहां के पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन था नहीं, अभी तो और गहन आबादी है, और देख लो कितने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और कहां ये से जितना जाओगे। और ये जितना सफेद सफेद लिखा है दिखाया है, ये सब बिल्टअप एरियाज है। ये ठीक बिल्टअप है, एरिया है पूरे, तो फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, वो इट ईट्स अप ट्रूप्स, इट ईट्स अप ट्रूप्स। इन्हें और एक एक और पूरा कमांड जो उनका था, 6 आर्मी ग्रुप, पूरा कमांड था फील्ड मार्शल पॉलस का, जो खत्म हो गया खत्म हो स्टालिनग्राड गया, में, बिल्कुल मिट गया, मिट गया। खत्म हो गया। मर गए, मिट गए, और खत्म। कब्जा थोड़ा बहुत ही बच गया था, वो कब्जा कर ही नहीं पाए। ठीक है। और कितने एक्चुअली साल जो चला था, एक पूरा साल वो चला था ऑपरेशन। वो वॉन पॉलस का जो ऑपरेशन है, वो जो अटैक है स्टालिनग्राड के ऊपर, वहां से वापस आए सिर्फ 1000 1500 लोग, बाकी सब वो बंदी भी फिनिश्ड, हो गए, डेड। फिनिश, डेड। ठीक है, तो बिल्टअप ये एरियाज कंज्यूम ट्रूप्स, कभी किसी इन्फेंट्री वाले से भी पूछ लेना, इट इज बेटर टू आइसोलेट वो उसको एंड छोड़ दो। इन्वेस्ट बिल्टअप एरिया एंड लीव इट। या अंदर नहीं जाता कोई, इट्स नॉट सो नहीं, इजी। तो बात ये है कि चाइना के सामने जो, आई थिंक वी फिनिश विद द स्लाइड्स, विल यू चाइना के सामने जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एम्फीबियस ऑपरेशन ही नहीं, वो बिल्ट अप एरिया के में भी जाना पड़ेगा, उसको पहाड़ी इलाके में भी कब्जा करना पड़ेगा, और रिवराइन टेरेन। ये जो ये पूरा अगर आप देखेंगे, मैंने टाइपाई टाइम्स में एक आर्टिकल भी लिखा था, यही बात जो नजल साहब बोल रहे हैं, कि ये जो ताइवान जो है वो एक डिफेंडर्स पैराडाइज है। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ मेरे ख्याल में चाइना के पास, आज के चाइना के पास वो काबिलियत नहीं है। हाँ, वो माओ के जमाने में जो लोग फाइटर लोग थे, वो फाइट करते थे, मरते थे, वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आजकल ये मेरे ख्याल में मुश्किल है। एक और चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ताइवान के ओर अग्रसर होके पीएलए चला भी गया, अगर वहां फंस गए, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के अंदर फंस गया, तो फिर जी जिनपिंग का क्या हालत होगा, वो तो बताइए। सर, शी जिनपिंग एंड कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का क्या हालत पूरा होगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। टूट जाएगा। तो एंड इसका एक मतलब और ये चीज, है, सर एक और चीज इसमें मैं बताता हूँ कि क्या जो आम आदमी है और जो नॉर्मल सोल्जर है पीएलए का, स्पेशली जो ईस्टर्न थिएटर कमांड, सदर्न थिएटर कमांड में है, वो एक्सेप्ट करेगा जाके लड़ने के लिए? क्योंकि क्रॉस चैनल शादियां बहुत होती हैं, आफ्टर ऑल वो भी हान है, उनको हाँ भी हाँ, लड़कियां चाहिए शादी के लिए, या लड़कियों को लड़के चाहिए। तो क्रॉस चैनल शादियां आज भी एनुअली क्लोज टू 4 to 5 लाख शादियां होती है क्रॉस चैनल। तो वो एक्सटेंडेड फैमिली में, फौज भी उसी में से आता है एक्सटेंडेड फैमिली में, तो उसके भी रिश्तेदार होंगे वहां पे। तो क्या आप अपने रिश्तेदार के साथ, तो मतलब लिटरली स्पीकिंग, फिगरेटिवली स्पीकिंग, अगर शी जिनपिंग ताइवान पे अटैक करता है तो एक महाभारत है लिटरली, कि भाई कजन्स, रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं। महाभारत में भी बस रिश्तेदार आपस में लड़े थे। ये मेरे ख्याल में ये तो एक ख्वाब है जी जिनपिंग का, और चाइना का, और कम्युनिस्ट पार्टी का, और मेरे हिसाब से, और इसके बारे में मैंने आज आर्टिकल भी लिखा है अपना क्लॉस के लिए, ये डराते रहेंगे ताइवान को, धमकाते रहेंगे, ये एयर उनका अपने एयरफोर्स के साथ, नाव के साथ, हो सकता है किसी दिन एक मिसाइल भी दाग दे। ये सब इसीलिए, ताकि अंदरूनी इन चाइना दे वांट टू कीप नेशनलिज्म अलाइव, दे वांट टू कीप एवरीथिंग अलाइव, कि भाई हम इनको एक दिन कब्जा करेंगे, जिस दिन हमारा मर्जी है तब हम जाके कब्जा करेंगे, ये बोलते रहेंगे, ताकि दे कंटिन्यू टू रिमेन इन पावर। If they go for a attack on Taiwan, they, like you rightly said, they can lose power completely. And will China, will Xi Jinping ever risk it?
सर एक डर उसको ये भी है कि अभी जब ताइवान में इलेक्शंस हुआ था, काफी यूथ फ्रॉम मेनलैंड हैड गॉन टू ताइवान एंड द लोकल्स देयर हैड टोल्ड देम दैट वी विल मर्ज विद यू, आपको हम डेमोक्रेसी सिखा देते हैं, यू बिकम डेमोक्रेटिक, विल कम टुगेदर। विल कम टुगेदर। ठीक है। एंड तो उनका जो प्रिंसलिंग है, यिन युआन, जो हम्म, लियू युआन, ये लियू शाओची प्रेसिडेंट होता था, उसका बेटा है, ये पॉलिटिकल कमिश्नर रिटायर हुआ था। लियू शाओची वाज पर्ज्ड ड्यूरिंग द अपना cultural revolution and he was eliminated in the prison, though they said he died of diabetes. He has gathered all the princeling and he's talking the same language of the youth. वो कह रहा है कि the political system that he sees for China is a democratic socialist, uh, a socialist democratic system in China. The moment you say socialist democratic system, that means Communist Party of China is also one party. They become not the only party. दे बिकम एक और पार्टी। एक बार इलेक्शन हो गया चाइना के अंदर, फिर तो Democracy. नहीं And नहीं, he's ये बात talking सही है। same voice as what the youth of Taiwan यूथ, have told the youth of mainland China. तो या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया आपने। अगर एक बार शी जिनपिंग एंड कंपनी ताइवान को छू ले, तो डेमोक्रेसी का जो कैंसर है पकड़ लेगा उनको, और उनको फिर तो गए काम कई से। लोगों को ये वहम है कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। ना जी, इट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री बीइंग रूल्ड कैपिटलिस्ट बाय अ कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टी। ठीक है। तो मेरे ख्याल में खैर हमने ये सब बता दिया सबको, और कुछ सवाल भी लेंगे अभी। ठीक। श्योर। हाँ राइट। हम बात करते रहेंगे कि ताइवान के ऊपर जाएगा, अटैक करेगा वगैरह, पर आपको हकीकत दिखा दिया आज हम।